जिला औरंगाबाद, हसपुरा प्रखंड, ग्राम बिरहारा में जन्मे, पले बढ़े 6 सालों तक अध्यापन का काम किया। जंतु विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण हैं। बाद में पत्रकारिता से जुड़े, पटना में रहकर प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आर्यन टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम किया। झारखंड के अग्रणी समाचार रांची एक्सप्रेस के संपादक रहे। द फ्रीडम नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से लिखते रहे। बिहार के नामचीन शिक्षण संस्थानों एवं देश के कई समारोहों में क्रांतिकारियों संबंधित विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते रहे। पिछले 8 वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर शोध कर रहे हैं। क्रांतिकारियों पर केंद्रित देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म द फ्रीडम संचालित करते हैं। अभी तक 655 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बिहार में भगत सिंह फंदे पर इबारत नामक किताब लिखे हैं। तीसरी किताब अभी प्रेस में छप रही है। देश के कई सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और आज के वो खास मेहमान हैं सुधीर सिंह। नमस्कार, फेस्ट विथ गेस्ट में आपका स्वागत है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम अपने दर्शकों को आपसे रूबरू करा रहे हैं और कुछ सवाल है जो आपसे पूछेंगे और जानेंगे कि आप कितना संघर्ष किए हैं, कैसे कैसे मीडिया से लेकर के बॉलीवुड तक के सेलिब्रिटियों का जिस प्रकार से आप इंटरव्यू लिए हैं उन सब के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि सुधीर सिंह विज्ञान के विद्यार्थी थे, फिर साहित्य से कैसे जुड़े? सबसे पहले धन्यवाद संजय तेजस्वी जी, और फेस्ट विद गेस्ट के तमाम दर्शकों को नमस्ते, जय हिंद। हाँ, अब हम लोग आते हैं सवाल पर। विद्यार्थी मैं आज भी हूँ और सभी विषयों का विद्यार्थी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे विज्ञान के विद्यार्थी का साहित्य से लगाव, वो एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर ये होता है, ज़रूरी नहीं। हम लोग देखते हैं प्रायः कि जैसे आइंस्टीन बहुत अच्छे सितारवादक थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे रुद्र वीणा बजाते थे। तो ऐसे आप देखेंगे कि कला, विज्ञान, साहित्य, अध्यात्म, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई विरोधी नहीं। तो आपको एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए सब कुछ सीखना जानना होता है। कोशिश एक होनी चाहिए कि हम कितना सीख सकते हैं, जान पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रही और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ। और सर्टिफिकेट तो बस आपके पास एक कागज़ है, वो आपका चरित्र नहीं दिखा सकता या आपकी विशेषज्ञता उससे नहीं जाहिर होती है। अलग अलग आज हमारे देख लीजिए ढेर सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, हीरो हीरोइन हैं जो जिन्होंने इंजीनियरिंग कुछ ने किया है, कुछ ने अलग विषय ये किया है, लेकिन आज वो इसमें हैं। चेतन भगत IITian रहे, वो लेखक बन गए, साहित्य में उनका इतना बड़ा नाम हो गया। तो ऐसे होता है। विद्यार्थी जीवन में कभी सोचे थे कि साइंस पढ़ते पढ़ते और फिर साहित्य की ओर मुड़ेंगे? नहीं, विद्यार्थी जीवन में हम लोग कम से कम मैट्रिक तक तो सब कुछ पढ़ते ही हैं। उस समय तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं, फिर आगे भी चल करके भाषा के रूप में हम लोग जुड़े ही रहते हैं अपनी भाषा से। तो ये नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि रुचि रही, और उस रुचि का एक बड़ा कारण रहा कि मेरा जन्म जिस घर में हुआ वहाँ इतना साहित्य भरा पड़ा था, अब भी है। मेरे दादाजी की किताबें थीं और सैकड़ों किताबें थीं उनकी। तो साहित्य से एक लगाव, वो बंकिम चंद्र चटर्जी हों, रवीन्द्रनाथ टैगोर हों, दिनकर हों, इन बड़े बड़े लेखकों की, फिर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की किताबें, मतलब अलग अलग तरह की तमाम किताबें, धर्म की किताबें, सभी धर्मों की किताबें घर में मिली। तो इसलिए एक जो वो बना ना कि कई चीज़ों को सिर्फ साहित्यिक नहीं, मैं आज भी उतना ही विज्ञान प्रेमी भी हूँ, साहित्य प्रेमी भी हूँ, और दूसरे विषयों की चीज़ें भी पढ़ता हूँ। जैसे जो मेरा अभी मुख्य काम केंद्रित रहा, आपको पता होगा, क्रांतिकारियों पर, तो वो सीधे साहित्य से नहीं, वो अलग एक रिसर्च, या जो मेरी किताबें भी आई हैं तो वो रिसर्च बेस्ड है। हम उस पर भी बात करेंगे जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हसपुरा में आप अध्यापन का काम कर रहे थे, उसके बाद अचानक से निकल करके और मीडिया संस्थानों से जुड़ जाना पटना जैसे शहरों में, ये कैसे हुआ? नहीं, ये एक इत्तेफाक था कि मैं वहाँ गया और एक NGO के लिए काम कर रहा था। और उस NGO के लिए ये अजीब भी लग सकता है लोगों को, मैं प्रेस रिलीज, हम लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया था और उसी का प्रेस रिलीज देने गया था। अच्छा। एक अखबार में। और यूं ही उस अखबार के मालिक थे, वो संपादक भी थे, उनसे बातचीत हुई। उनको एक आकर्षण तो मीडिया के प्रति रहता ही है। मैं हसपुरा में था तो मेरे जो करीबी लोग थे उनमें से कई मीडिया से जुड़े हुए थे,
और फिर जब मैं वहाँ गया तो वो उन्हें भी शायद मुझ में कोई बात नज़र आई बातचीत के दौरान, तो उन्होंने भी ऑफ़र दिया, मुझे भी लगा कि अच्छा पटना में। और उन दिनों पटना में मैं कुछ खास कर नहीं रहा था, ऐसे ही कभी एनजीओ में, कभी इधर कभी उधर, बस भटक ही रहा था। मिला, मुझे लगा कि शायद, और मैं इतना गंभीरता से मीडिया को उस समय ले भी नहीं रहा था, ये मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिनों तक मीडिया में रहूँगा या ऐसे काम करूँगा। लेकिन बस आप कहीं पर कोई शुरुआत होती है और उस रास्ते पर चलते चले जाते हैं दूर तक, तो शायद ये ऐसा ही रहा कि फिर पहले आप प्रभात खबर को ज्वाइन करते हैं, फिर आप दैनिक जागरण को ज्वाइन करते हैं, फिर दैनिक भास्कर को। बार बार संस्थान को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? सारे पत्रकार ऐसा होता है क्या कि सारे पत्रकार यही जानना चाहते हैं? हाँ, नहीं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, आप किसी को भी अपवाद स्वरूप एक दो नाम हो सकते हैं, नहीं तो प्रायः हमारे भी जितने भी साथी हैं, मुझे लगता है कि तकरीबन सभी साथी जो मेरे करीबी साथी हैं पत्रकारिता में पटना के, उन सब ने वो बदला है। और शुरुआत हमारी प्रभात खबर से नहीं, सन्मार्ग से हुई थी। सन्मार्ग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जहाँ मैं गया था, और इसीलिए वो आज भी सन्मार्ग के लिए मेरे पास एक भावनात्मक एक अलग सा अनुभूति है। या श्रीकांत प्रत्यूष जी थे उसके, जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके लिए आज भी बहुत अधिक आदर भाव है कि वो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ से मैंने प्रवेश किया। उसके बाद मैं प्रभात खबर में गया, फिर बाकी अखबारों में इस तरह से, या न्यूज़ चैनल में गया, और काम करते रहा, बढ़ते रहा। बदलने के लिए मतलब आर्थिक कारण रहा, या ऐसा कि कोई सम्मान नहीं मिला जिस वजह से छोड़ दिए? नहीं, आर्थिक कारण इसमें कम होता है। इसमें मुख्य रूप से होता है कि आप पद और बड़े बैनर, इन दो चीज़ों पर पत्रकारों का ध्यान रहता है कि हमारा डिजिग्नेशन कुछ बड़ा और हो जाए, या फिर वो बैनर इतना बड़ा हो जिससे हमें काम करने में अधिक सहूलियत हो, काम मैं अधिक करूं या सीखने को अधिक मिले। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है इन दोनों चीज़ों पर। या तो बैनर को देख करके आदमी ये करता है, या फिर पद को देख करके। पैसे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पैसे आते जाते हैं, और पत्रकारिता में इतने बहुत अधिक पैसे का सोच करके आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। ये जानना चाह रहे थे। इसके पहले भी हम एक पत्रकार महोदय का कर चुके हैं, उपेंद्र कश्यप जी का, तो हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता में कैरियर है कि नहीं? पत्रकारिता में कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आप अच्छे पद पर जाते हैं, आप गंभीर हैं पत्रकारिता के प्रति, तो ये सच है कि बाकी जितनी दूसरी नौकरियों में है, पत्रकारिता में भी अच्छे खासे पैसे हैं। इसमें रसूख है, आपकी प्रतिष्ठा है अगर आप गंभीरता से पत्रकारिता कर रहे हैं तो, और पैसे हैं अच्छे खासे, जो ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में स्ट्रगल है, लेकिन ये भी सच है कि पत्रकारिता में अच्छे पैसे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी उम्र पत्रकारिता में जिन्होंने दे दिया, और वाकई में इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ग्रामीण पत्रकारिता की बात अलग हो जाती है, और किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, चूँकि मैं अंदर घुस करके मैंने काम किया, तो ऐसे पदों पर भी रहा जहाँ प्रबंधन के नज़दीक आदमी हो जाता है, तो किसी भी अखबार या चैनल के लिए संभव नहीं है कि हर प्रखंड के रिपोर्टर को सैलरी दे पाए। ये व्यवहारिक तौर पर नहीं सही है। और इसलिए कहा जाता है कि आंचलिक पत्रकारिता में पत्रकार को अपना करियर के ख्याल से या अपना आजीविका के ख्याल से कुछ और करना चाहिए। पत्रकारिता जो है वो आजीविका ग्रामीण पत्रकारिता में नहीं संभव। लेकिन जब आप ये करते हैं तो वहाँ तो आपको पेंशन ले करके पीएफ आपका कटता है, सब कुछ मतलब वो होता है, और अच्छी खासी राशि भी मिलती है, सैलरी अच्छी होती है। इसमें कोई ये दो मत नहीं है। पत्रकारों के लिए कहा गया है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, और उन्होंने अपने बुक में भी लिखा है कि मीडिया चौथा स्तंभ सिर्फ मीडिया वाले मान लिए हैं। तो पत्रकारों का एक धौंस भी रहता है समाज में या बड़े अफसरों के सामने। हाँ, ये काफ़ी हद तक तो ऐसा देखा ही गया है। धौंस क्या, ये कह लीजिए कि उनके पास एक ये है कि वो किसी से बात कर सकते हैं। चूँकि पत्रकारिता का जो मुख्य काम है वो है सवाल पूछना, यही धर्म है पत्रकारिता का, जो मेन थीम है, जहाँ पर कह लीजिए कि मुख्य जो बिंदु है या मुख्य गुण है उसका, मुख्य जो उसकी प्रकृति है, ठीक ना, तो वो है सवाल पूछना। तो सवाल पूछना ही, अगर सवाल वो नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब कि उसकी पत्रकारिता संदेहास्पद है। लोग कहते तो इसको इसलिए ये मान करके चलिए कि वो आप इसको धौंस मान लीजिए या फिर कर्तव्य परायणता,
कि हाँ वो है। ये ध्वंस नहीं है, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, खास करके जो नया एक अभी का ये कि हम लोगों ने सोशल मीडिया को भी मीडिया मान लिया, या हर कोई प्रेस ही कहलाना चाहता है, मीडिया ही कहलाना चाहता है। वो भले ही उसकी बेसिक चीज़ें उसे पता हो या नहीं हो, वो जैसे ये हम लोग भले ही प्रेस एक्ट वगैरह उनको शायद कुछ नहीं, उनको सिर्फ ये है कि हाँ हम भी हैं यूट्यूबर भी, जैसे हम लोग मीडिया में इस्तेमाल करते हैं यूट्यूबर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम भी ये हैं। उनके होने से नहीं होने से हमें दिक्कत नहीं हो, वो हैं भी। बहुत है बड़े बड़े पत्रकार आज यूट्यूब पर हैं, ये भी एक सच है। और यूट्यूब ने कई बार वो मामले उठाए जो मुख्य जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिन सवालों को नज़रअंदाज वो कर रहे थे या जिन मुद्दों को छोड़ रहे थे, वहाँ यूट्यूब ने संभाला है। हम बात करना चाहते हैं, तो ये भी है। जैसे आप कहे कि नज़रअंदाज करना चाह रहे थे, तो कुछ मीडिया वाले इसको नज़रअंदाज करते हैं, सरकार की नाकामियों को न दिखाएं, या कोई ऐसा होता है कि वो बिक जाते हैं। कहते हैं लोग कि पत्रकार बिकते हैं। सुधीर सिंह कभी बिके कि नहीं? मैं तो खुद यही कहूँगा कि मैं नहीं बिका हूँ। कोई आदमी आकर के आरोप लगाए कि हाँ मैंने पैसा दे करके ये खबर छपवाया है या पैसा दे करके रुकवाया है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी आदमी है जो इस चीज़ को कह सकता है कि मैंने पैसा दे करके ये खबर हमने छपवा दिया या पैसा दे करके ये खबर हमने रुकवा दिया। ये नहीं कहने वाला कोई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है या किसी भी मीडिया हाउस में जितने भी मेरे कलीग्स रहे हैं, मेरे सीनियर जूनियर, मेरे साथ बैठने वाले, मेरे ही डेस्क पर काम करने वाले, इस मामले में एक और इस मामले में मेरी ये रही कि मैं रिपोर्टिंग में बहुत कम दिनों तक रहा, मैं डेस्क पर काम करने लगा। तो डेस्क वालों का ऐसे ही संपर्क जो है लोगों से वो बहुत कम हो जाता है। तो ये चूँकि मुख्य रूप से ग्राउंड जीरो पर उतर के काम नहीं कर पाते हैं, तो। और ये मैं किसी के लिए आरोप भी नहीं लगाता कि वो बिका, चूँकि मेरे पास किसी के बारे में प्रमाण भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि हाँ पत्रकार बिकते हैं या फलां बिका हुआ है या ऐसा कुछ। एक चीज़ हम लोग और जानना चाहेंगे कि आपने बॉलीवुड से लेकर के राजनीति के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का भी इंटरव्यू किया, जिसमें गोविंदा जी हैं, दिलीप ताहिल जी हैं, डीनो मौर्या हैं, कई शख्सियत हैं। आप इतनी सहजता से कौन व्यक्ति आपको सहज लगे? नहीं, जितने भी आप कलाकारों का इंटरव्यू लिया, उनमें सबसे सहज कौन लगे? लगभग सभी सहज ही होते हैं। एक क्या होता है ना कि हम लोग जैसे किसी स्टार बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सिनेमा को लेकर के एक अलग आकर्षण होता है। वो इतना बड़ा स्टार जब मिलते हैं ना, तो उस समय वो थोड़ा सा दिमाग का भ्रम टूटता है कि अच्छा ये तो मेरी तरह ही निकला। जैसे गोविंदा, तो ऐसे गोविंदा हम लोग देख करके बड़े हुए, इतनी सारी फिल्में देखी, गाली सुन करके, मार खा करके, बात सुन करके, या कुछ भी करके भाई क्लास छोड़ करके सिनेमा हॉल तक दौड़ देते। हाँ, सिनेमा। और जब मैं मिला तो ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छा ये अब फिर बातचीत हो रही, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारी ही तरह इंसान है। जैसे ऐसे क्या होता है कि एक छवि बनी रहती है कि इतना बड़ा सितारा है, तो वो ऐसे सहज लगभग सभी उबते हैं। कब एक ये दिलचस्प है वो मीडिया वालों के लिए ये है कि एक बार न जा करके कई बार ये होता है कि किसी स्टार से बारी बारी से मीडिया वाले जा रहे हैं, एक मीडिया हाउस का गया, फिर दूसरा, तीसरा, और सवाल रिपीट, अब उसको बार बार उसी चीज़ का जवाब देना है वही। तो उस समय थोड़ा सा इरिटेट टाइप के, जो लास्ट वाला बेचारा जो रहता है, जैसे जैसे पीछे की तरफ होता है वैसे वैसे ये होते जाता है कि उनके साथ फिर असहजता। लेकिन अगर आपके सवाल अच्छे हैं तो उनको मज़ा आने लगता है और वो आपके साथ बहुत ही और अधिक प्यार से बात करेंगे। मैं तो गजब कई बार आश्चर्यचकित हुआ हूँ। जैसे आनंद जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, कल्याण जी आनंद जी जो संगीतकार जोड़ी हैं, तो आनंद जी का, अब इतने बड़े नाम मैं जाते हुए, लेकिन उन्होंने अपने पास बिठाया। बातचीत करने के बाद जब मैं उनसे बातचीत करने लगा तो वो खुद ही नहीं बैठिए, थोड़ी देर आप और बैठिए। उन्होंने मुझे गिफ्ट में अपना एक एल्बम भी दिया, उनके बेटे थे साथ में, उन्होंने उनसे तुरंत जूस मंगवाया या प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि ये होता है कि जब मैं रिमी सेन का इंटरव्यू करने गया तो मैं अचानक, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। होटल मौर्या में उठा रही थी, तो मैं सीधे उनके कमरे तक ही चला गया। वो नॉक किया, वो शायद अभी तैयार भी नहीं हुई थी, ऐसे ही थी साधारण कपड़ों में। तो वो बोली कि अच्छा थोड़ा सा हमको समय दीजिए। फिर हम लोगों ने बाहर इंटरव्यू किया, लेकिन वो उन्हें ख्याल था,
वो एक कार्यक्रम वो कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने बोला कि अब थोड़ा सा अब आप लोग मुझे छुट्टी दीजिए। वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको मेरा इंटरव्यू करना है और वो मेरे पास आए थे रूम तक, अब हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू करने। मतलब सहज होते हैं बड़े बड़े बहुत ही सहज। थोड़ा सा यही दिक्कत जो मैंने कहा ना कि वो सवाल जब रिपीटेशन होता है तो उस समय थोड़ा सा उनको ये, इसी तरह से नेताओं से मुलाकात हुई प्रायः। आज का दौर ऐसा है कि एक यूट्यूब में अगर किसी का कोई कंटेंट हिट कर जाता है और वह यूट्यूबर बन जाता है तो उनमें बहुत ही एटीट्यूड और घमंड आ जाता है, फिर उनसे समय लेना पड़ता है। हम यही जानना चाह रहे थे कि बड़े सेलिब्रिटी जब इतने सहज हैं तो ये क्या चीज़ें। खैर आप नहीं, एक और चीज़ मैं बताऊं कि जैसे वो कितने होते हैं, उनकी अपनी परेशानियां होती है, लोग उसको ईगो या घमंड समझ लेते हैं। जैसे मनोज वाजपेयी का मुझे इंटरव्यू करना था, वो थे मुंबई में और मैं एक कॉलम उस समय लिख रहा था, दैनिक जागरण में था, हारना मना है करके। उस समय स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे थे, उसको लेकर के हमने सीरीज चलाई थी हारना मना है। और उसमें हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम लोग ले रहे थे कि जो पढ़ाई के दिनों में साधारण थे और फिर बहुत अच्छा उन्होंने लाइफ में किया। तो उस दिन था कि फिल्मी दुनिया से लोगों को उठाया जाए। तो मनोज वाजपेयी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन उन्होंने मैसेज किया, क्या बात है। मैंने कहा कि थोड़ा सा आपका इस विषय पर बातचीत है। तो उन्होंने अपने आदमी को फ़ोन दिया और कहा कि उधर से वो आदमी कहा कि सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, थोड़ा सा एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं उसमें हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में ये किया। तो ये भी हमने सीखा कि कई बार मैसेज आप कर दीजिए तो वो जब ज़रूरत होती, जब वो फ्री होते हैं वो बातचीत कर लेते हैं। और फ़ोन पर कई सेलिब्रिटी का हमने इंटरव्यू किया और बहुत बढ़िया से वो बातचीत करते हैं। गोपाल दास नीरज, कवि गोपाल दास नीरज से लेकर आप कुमार विश्वास जी तक का इंटरव्यू किया है। कवियों की बात करें तो अभी तो कुमार विश्वास जी उनका देखते हैं कि वे रामायण कर रहे हैं, अपने अपने राम कर रहे हैं। तो पहले तो कवि थे, अभी ऐसे मिले हैं कि नहीं? अभी नहीं, हाल फिलहाल में उनसे भेंट नहीं है। इधर पटना भी नहीं आए हैं। पटना अगर आए भी हैं, जो मैंने पिछली बार, तो उसमें मेरी अपनी व्यस्तताएं थी या फिर नहीं, मुझे ये था क्योंकि बेवजह मिलना उनको भी नहीं शोभा देता, वो भी व्यस्त आदमी हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जाके गप मार रहे हैं, तो वो नहीं हुआ। तो इधर लंबे समय से भेंट नहीं है उनसे, लेकिन बहुत ही सहज हैं, बातचीत करते हैं आपको बिल्कुल सहज। बड़े लोगों की एक और भी खासियत होती है कि वो बातचीत में आपको सहज बना देते हैं। उनके साथ ये नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा कर रहे हैं उनका। या फिर गोपाल दास नीरज, मैं गया, वो ठंड में थे, एकदम बुजुर्ग हो चुके थे, वो पूरा आप वो तस्वीर देखेंगे, वो ओढ़ करके बैठे हुए थे। मैं बातचीत करते रहा, आवाज़ उनकी साफ नहीं, कई चीज़ों को समझना पड़ता था। अच्छा, वो कम सुनते भी थे, ज़ोर से थोड़ा बोलना पड़ता था। हाँ, और वो, लेकिन गोपाल दास नीरज से मिलना, फिर फ़ोन पर देखिए, ग्रैमी अवार्ड मिला था संदीप दास को, तबला वादक हैं, तो वो रहते हैं अमेरिका में। अब उनका हुआ कि ग्रैमी अवार्ड मिला और फिर उनका इंटरव्यू करना था, तो फिर हमने उनका नंबर निकाला और पूरा व्हाट्सएप पर, चूँकि रोमिंग पर हम लोग बातचीत लंबी कर नहीं सकते थे, रोमिंग की बात आ जाती है फ़ोन पर भी, तो व्हाट्सएप पर उनका पूरा इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू हुआ और वो हमने किया था। और उन्होंने पूरा, जबकि उन्होंने कहा कि पूरा अमेरिका, ग्रैमी अवार्ड सब समझते, संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ये अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, माने जैसे ऑस्कर वगैरह होता है उस तरह से है, या जिस तरह से नोबेल प्राइज़ होता है उस तरह से संगीत की दुनिया का वो है ग्रैमी अवार्ड। और उन्हें वो ये मिला था, पूरा अमेरिका का मीडिया उनके साथ था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए तो हम आपको अधिक देर तक आपसे बात करेंगे, और उन्होंने की बातचीत पूरी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके दादाजी शहीद रामरूप मेहता जो एक समाजवादी नेता थे, कभी उनके नाम का इस्तेमाल कभी किसी पैरवी के लिए किया कि नहीं? ये आपका ऐसा सवाल है कि आगे से विचार करूंगा कि क्या किया जा सकता है। अभी तक तो क्या उनके नाम का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। पत्रकारिता में उनके नाम का कोई मतलब नहीं है, पटना में या कहीं बाहर, जो यहाँ मैं मुजफ्फरपुर में या रांची में, जहाँ जहाँ मैंने पत्रकारिता की, यहाँ तो मैंने पत्रकारिता की नहीं। तो उनका कार्यक्षेत्र जो मुख्य रूप से रहा वो ये सच है कि पटना में उनके जानने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनसे मैं मिला, लेकिन वो इस स्थिति में कि मीडिया में कहीं पैरवी वो मेरे लिए कर पाएँ, ये ऐसा संभव नहीं था कि उनके नाम का, आप मीडिया में किसी के भी नाम का इस्तेमाल करके नहीं पैरवी करवा सकते। तो चूँकि मेरा जो कार्यक्षेत्र रहा वो ये रहा। अच्छा, शहीदों पर शोध करने का विचार वहीं से आया क्या? ये सवाल बहुत बार हमसे पूछा जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसका जवाब, किसी की रुचि क्या है, ये
तय कर पाना शायद कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वही कर सकता है कि आखिर ये ख्याल किसी को, ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। किसी को गाना गाने का शौक़ होता है, किसी को, अब उसको कहाँ से गाना गाने का, आप ऐसी जगह से भी देख सकते हैं। शायद ये हो, चूँकि बचपन से जब हम बड़े हुए तो हम लोगों ने देखा कि उन्हें पूरे इलाके में सम्मान के साथ याद किया जाता है। कहीं पर भी ये नाम हम लोग लेते हैं अपने इलाके में, पूरे मगध में, आपके यहाँ मैं दाऊद नगर में बैठा हूँ, यहाँ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए थे। अभी भी उनके डायरी में मैं कभी आपको दिखाऊंगा या भेजूंगा, आप उसको लगा सकते हैं शॉर्ट। आपके यहाँ वार्ड, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ वार्ड पार्षद हैं बसंत जी, उनको मैंने भेजा था वो नाम जो उनकी डायरी में दाऊद नगर के लोगों के नाम अंकित थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये इनमें से कुछ लोग अभी हैं। तो ये मैंने देखा कि उनके प्रति एक सम्मान का अलग भाव है। आप किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय में चले जाइए, उनका नाम लेने पर एक अलग सा अपनत्व मुझे वहाँ से मिला। तो एक तो ये चीज़ रही ही ये बात। लेकिन ऐसा तो अगर सिर्फ उससे होता तो फिर मेरे घर में सभी लोग शहीदों पर काम करने वाले होते। चूँकि मैं कई भाई बहन हूँ, मेरे पिताजी हैं या और भी हैं, तो ये पक्के तौर पर नहीं। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ये भी इसमें ज़रूर जोड़ने वाली बात है कि ये मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो कर रहा हूँ जो साधारण है, और इतना साधारण कि देश के हर नागरिक को इतना करना चाहिए कि अपने शहीदों को हम याद करें। शहीदों को याद करना कोई विशेषज्ञता या कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मुझे अलग से सम्मान मिलना चाहिए या मेरा नाम लिया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा काम है जिससे सबको करना चाहिए, और सब बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप देश के विभिन्न राज्यों में घूमे, शहीद के जितने भी शहीदों के परिजन हैं उनको ढूंढने के लिए, अभी तक कितने परिजनों से मुलाकात किए हैं? मुलाकात तो, आप तो गुमनाम शहीदों के परिजनों को ढूंढते हैं। जो नाम है जनरली उनको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप गुमनाम शहीदों को भी ढूंढते हैं। दरअसल मीडिया से जुड़े होने के कारण मेरी अपनी व्यस्तताएं रहीं। ये सच है कि मुझे और घूमना चाहिए था, भटकना चाहिए था, तो सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मिल पाया। लेकिन फ़ोन पर लगभग बात होती है। सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी हैं, वो 1857 से लेकर के 1947 तक से क्रांतिकारी हैं, जिनके परिजनों से, वो लक्ष्मीबाई के वंशज हों, नाना साहब पेशवा के वंशज हैं, तात्या टोपे के वंशज हैं, यहाँ तक कि मंगल पांडे के जो वंशज हैं उनके परिवार के लोग हैं, वो चौथी पाँचवीं पीढ़ी में हालांकि वो लोग आ चुके हैं। या फिर भगत सिंह के घर वाले हैं, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या ये जितने भी इस तरह से लोग हैं आज ही या कभी भी, तो ये इन सब से, और प्रायः बात होती रहती है। कभी मैं करता हूँ, वो लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि परिवार जैसा हो गया है उनके साथ एक रिश्ता, तो हाल चाल के लिए। और इन सब से गिनती कराना मुश्किल है, लेकिन 100 से भी अधिक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके घर वालों से मतलब अपना परिवार जैसा रिश्ता है। भगत सिंह के साथ जितने फांसी पर चढ़े, या बाकी उस केस में लाहौर षड्यंत्र केस के जितने भी क्रांतिकारी थे, वो बिहार के जितने क्रांतिकारी थे, उन सब से भी, उनके परिजनों से भी, परिवार वालों से भी बातचीत होती है। हमने देखा है कि आप भगत सिंह के जो भांजे थे जगमोहन सिंह जी, उनके साथ एक वीडियो, उनका इंटरव्यू भी हमने सुना था। अच्छा, वर्तमान समय में ऐसे कितने शहीद के परिजन होंगे जो गुर्बत में जीवन जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं? बहुत सारे हैं। दरअसल इसमें जो है ना, वो पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस देश में क्या है ना कि गद्दारी में अधिक फ़ायदा है और देश के लिए सोचने पर कम है। जैसे जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो राजा महाराजा थे, वो आज भी उनका महल है, राजमहल है, उनकी रियासत, हालांकि रियासत तो अब सबका विलय हो गया, लेकिन राजा कहलाते हैं, नवाब कहलाते हैं, और ठाट की ज़िंदगी जी रहे हैं। वही ठाट है, ठीक ना। वो पटौदी ख़ानदान से लेकर के सिंधिया ख़ानदान तक आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली अंग्रेज़ों ने, किला जब्त कर लिया, जो भी, या जो राजा नहीं थे, नवाब नहीं थे, वो साधारण आदमी थे, तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली। उनको आज़ादी के बाद भी आज तक नहीं दिया गया। जैसे लक्ष्मीबाई के वंशज आज भी जी रहे हैं, बहुत ही साधारण परिस्थिति में उनका किला आज तक। कई बार हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों ने गद्दारी की वो आज किले में रह गए, और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की वो आज ज़मीन पर सो रहे हैं। तो ये इस देश में है। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अशफाक उल्लाह खान को ले लीजिए, उनके सारा कुछ कुर्की जब्ती हो गया था, जो काकोरी वाले हैं। आज़ादी के बाद भी सरकारों का वही रवैया रहा
जो कि आज अंग्रेजी सरकार का था, क्रांतिकारियों के प्रति। बहुत सारे ऐसे आप देख लीजिए, अपने ही बिहार में बैकुंठ शुक्ल जिन्होंने फणींद्रनाथ घोष को मारा था, जो गद्दार क्रांतिकारी था, भगत सिंह, सुखदेव वगैरह की फांसी के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार था, और बैकुंठ शुक्ल ने मारा, फांसी उनको हो गई गया जेल में, और उनकी पत्नी फिर बहुत ही दरिद्रता में वो जीवन जिया आज़ादी के बाद भी। चंद्रशेखर आज़ाद की माता को देख लीजिए, वो गोईठा बेच करके जिंदा रही, आटा घोर करके पी लेती थी, उनकी एक आँख खराब हो गई थी, इलाज नहीं हुआ, फिर वो आँख निकलवानी पड़ी। आज़ाद भारत की बात है। ये आज़ाद भारत में फिर एक क्रांतिकारी ही थे साथी चंद्रशेखर आज़ाद के, सदाशिवराव मलकापुरकर, वही उनके घर एकमात्र वही व्यक्ति थे जिन्हें आज़ाद अपने घर ले गए थे। वो आज़ादी के बाद गए कुछ साल के बाद देखने की क्या स्थिति है भाई, तो उन्होंने देखा कि ये गांव वाले उनको डकैत की माँ कहते थे, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ। इस आज़ाद भारत की बात हो रही है, आज़ाद भारत की माँ, डकैत की माँ, डकैत की माँ कहा जाता था सबने ये। और वो किसी तरह से कभी लकड़ी बेच के कुछ, माने एक सांझ भी भोजन मिल गया या कभी 2 दिन पर भी भोजन मिल गया तो बहुत बड़ी बात थी। तो इस स्थिति में तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जो HSRA के सेनापति थे, जिनके आगे पूरे देश को झुकना चाहिए, उनके घर की बात आज ढेर सारे उनके नाम लेने वाले, उनको जाति में बांधने वाले और उनके परिवार बनने के दावा करने वाले लोग मिल जाते हैं। उनकी माँ एक एक रोटी के लिए भटक रही थी, उस समय कोई नहीं था, ठीक ना। तो फिर वो ले आए अपने यहाँ, झांसी में उन्होंने रखा, और फिर वहाँ भगवान दास माहौर एक और क्रांतिकारी थे जो आज़ाद के करीबी थे, वो इसी तरह से सुखदेव राज थे जो चंद्रशेखर आज़ाद के समय अंतिम, जो हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं या किताब पढ़े होंगे कि अंतिम समय में जो अल्फ्रेड पार्क में थे साथी, जो एक साथी को फिर भगा देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद होते हैं, सुखदेव राज वो फिर उतनी ही यहाँ छत्तीसगढ़ में वो जगह है जहाँ फिर बाकी उन्होंने ज़िंदगी बिताई और कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए ज़िंदगी बिताई। बहुत ही साधारण स्थिति में, उनको कोई याद करने वाला, अधिकतर तो क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्हें कोई याद भी नहीं करना चाहता। फिर घर वालों, समाज ने भी उपेक्षित रखा, सरकार ने भी उपेक्षित रखा, घर वालों ने भी। कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके घर वालों ने भी कहा कि क्या किया तुमने देश के लिए, शिकायत तो देश के लिए करके तुमको क्या मिला। एक क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी, भगत सिंह के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे, जिनको आजीवन काले पानी की सजा हुई लाहौर षड्यंत्र केस में। नहीं, दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ। वो वो अंतिम समय उनका ऐसा बीता कि उनका घर वाला 2-2, 3-3 दिन पर खाना देता था, इंतजार कर रहा था कि आदमी मरे। क्या किया आपने घर के लिए? देश के लिए तो आपने खूब किया, घर के लिए क्या किया? आपसे उससे हम लोगों को क्या फायदा मिला ये। और पढ़ा लिखा परिवार, वो गए, एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने वो पूरा लाइव लिखा है। वो गए तो उन्होंने रोते हुए बताया कि 2 दिन से कोई खाना नहीं दिया है, कोई कुछ खाने के लिए मेरे लिए लाओ। वो भगत सिंह के साथी की। और बटुकेश्वर दत्त का आपने नाम लिया, कितनी उपेक्षा उन्होंने झेली है। आप ही के वीडियो, आप ही का ये जो था फ्रीडम पे आप चलाते हैं, उसमें एक वीडियो देखे थे जिसमें आप बटुकेश्वर दत्त पे काफ़ी शोध किए हैं। उसमें ये भी देख रहे थे कि वे आज़ाद भारत में बिहार में एक बस के परमिट के लिए घूमते रह गए, लेकिन कोई उनको एक बस का परमिट तक नहीं बना रहा था। हाँ, वो किस्सा ऐसा था कि लास्ट में एक सिगरेट की कंपनी में भी आपने कहा है कि सिगरेट कंपनी का एक एजेंट बने। वो दरअसल आज़ादी के बाद उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ पर रहें, क्या करें। तो शादी, अखबार में विज्ञापन करके शादी हुई। उनके घर से भी, चूँकि मैं जुड़ा हूँ, उनकी बेटी हैं भारती बाग जी, उनसे उनका स्नेह मुझे काफ़ी मिला है, तो सारी बातें होती ही हैं। और ऐसे भी ये बातें सार्वजनिक हैं, कोई गुप्त बात नहीं कि उनके पास कुछ नहीं था। तो कुछ साथियों ने सलाह दिया उस समय क्रांतिकारियों को या स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को, या जो खुद सेनानी रहे हों, उन्हें बस का परमिट सरकार दे रही थी, ठीक ना, कोटा से स्वतंत्रता सेनानी का एक कोटा बना करके। तो वो कमिश्नर के पास गए थे, पटना कमिश्नर के पास, कि तो वो पूछा, आवेदन लेकर के गए तो कहा कि आप कहाँ से स्वतंत्रता सेनानी हैं? आप तो स्वतंत्रता सेनानी कहीं से, हमको तो पता नहीं कि आप हैं। और वो कमेंट कि अच्छा आप भी हैं, आप भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनको लग रहा था कि कोई फर्जी आदमी, ठगी वाला आदमी आया। वो वहीं आवेदन फाड़ करके फेंकते हैं। वो बोलता है कि जाइए पहले बीडीओ या डीएम से लिखवा करके ले आइए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। बटुकेश्वर दत्त को यह कहा जा रहा है जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में। उतना बड़ा क्रांतिकारी जो फांसी के बगल से गुजरा था, जिसे फांसी नहीं हुई है अपने आप में ये है कि फांसी होते होते रह गई, आजीवन कारावास की सज़ा मिली, काले पानी की सज़ा उन्होंने ज़िंदगी भर भोगी, और उसको पटना का कमिश्नर
इस तरह से भी है। फिर वो गए थे दिल्ली कभी, तो राजेंद्र बाबू उनसे हालचाल पूछे कि क्या हालचाल है, तो उनका क्या हालचाल हमारा पूछते हैं, हम लोग तो इस देश में जीने लायक ही नहीं है। एक तो कमिश्नर नहीं पहचान रहा था और राजेंद्र बाबू पहचान गए थे। बताते हैं कि गया था मैं बस परमिट लेने का, तो वहाँ से राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने बिहार के ये मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, उनको फ़ोन किया कि ये कितने शर्म की बात है कि तुम्हारा कमिश्नर जो है वो बटुकेश्वर दत्त को नहीं पहचानता। फिर इन्हें बस की परमिट मिली। ऐसे ये हुआ है। इलाज के लिए पैसे नहीं, पीएमसीएच में वो पड़े रहे, कोई डॉक्टर नहीं देखने आता था, सरकार इनके घर पर पैसे नहीं थे। देखिए कितना ये है। एक पत्रकार ने लिखा जब ये खबर कि इस तरह से ये चल रहा है, वीर अर्जुन में वो खबर छपी थी, वीर अर्जुन एक अखबार है, तो जाकर के पंजाब सरकार ने 10,000 रुपये का चेक भेजा बिहार सरकार को कि तुम्हारे यहाँ पैसा नहीं है तो हम दे रहे हैं, बटुकेश्वर दत्त का ठीक से इलाज कराओ। उनका इलाज सही नहीं चला, कोई बिना चेकअप के गलत इलाज चलते रहा, उनकी बीमारी बढ़ती गई, फिर उनको दिल्ली ले जाया गया एम्स में, फिर उनकी मृत्यु हुई। तो ये स्थिति रही। अंतिम समय में वो भगत सिंह के माँ के साथ थे। हाँ, वो भगत सिंह की माँ को वो उन्होंने कहा था कि माँ तुम यहाँ रहो, वो माँ ही बोलते थे और वो भी अपने बेटे जैसे। आप सोचिए कि दोनों का ऐसा स्नेह था कि बटुकेश्वर दत्त के बाद भी माता विद्यावती जीवित थी, भगत सिंह की माँ, और मलविंदर सिंह बड़े एक बड़े शोधार्थी हैं, क्रांतिकारियों के। उन्होंने इंटरव्यू इन सब का किया है, हमसे उम्र में बड़े थे, उनकी भेंट इन सबसे हुई थी, भगत सिंह के माता जी से भी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरव्यू करा था तो भगत सिंह के नाम पर तो थोड़ा सा वो उदास होती थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त का जब जिक्र होता था तो वो रोने लगती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि बटुकेश्वर दत्त की मौत अभी ताज़ा उनके लिए थी और उनको लगता था कि मेरा बेटा अभी मेरे सामने मरा है। और वो भगत सिंह के नाम पर नहीं रोई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त का जिक्र होने पर वो फुट फुट कर रोने लगती थी। ऐसा रिश्ता। रोने का कारण ये भी रहा होगा कि इन लोगों ने देश के लिए जितना किया उतना सम्मान इन लोगों को नहीं मिला। बिल्कुल। आप समझिए कि जब भारती बागची की शादी हो रही थी बटुकेश्वर दत्त की बेटी के, तो भगत सिंह के घर से वो जैसे बेटी के शादी के सारे सामान आते हैं ना, वैसे सारा कुछ आया था। ये सब कुछ रहा है। आज भी पटना के, बिहार के लोग नहीं उनके यहाँ कोई जाते हैं, पंजाब से लोग आते हैं उनसे मिलने। ये आज भी है, जक्कनपुर में उनका घर है। तो ये तो है। एक और बात है, आप ही का वीडियो है, उसमें हमने देखा था कि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, सखीवे कह कर जाते, सिद्धि है तू स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखीवे कह कर जाते। तो उस कविता में हम लोगों ने जाना है कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो चुपचाप बिना किसी को कहे और घर से निकल गए थे, लेकिन आपने उस वीडियो में बताया है कि नहीं, वह सबको कह कर गए हैं, सबको बता कर गए हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? दरअसल शोध जो है ना, वो कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, और शोध के दौरान बातें आती रहती हैं। बौद्ध धर्म में जिस किताब को आज की तारीख में सबसे अधिक मान्यता है, प्रतिष्ठा है और प्रामाणिकता मानी जाती है, वो है अंबेडकर की लिखी हुई किताब बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध एंड हिज धम्म को माना जाता है कि सबसे अधिक प्रामाणिक तरीके से और सही, जितने भी इसमें ओरिजिनल बौद्ध धर्म में, चूँकि ढेर सारे आज शाखाएँ हैं बौद्ध धर्म में, ढेर सारे यान, महायान, हीनयान, वज्रयान, ये वो सब बने हुए हैं। तो मूल चीज़ों को लेकर के त्रिपिटक से या बाकी जहाँ से अंबेडकर ने वो किताब लिखी, और पूरी दुनिया ये मानती है कि यही ओरिजिनल है, जितना भी, माने बाकी सब की तुलना में, ठीक ना। तो उसमें ये साफ तौर पर प्रसंग है और चैप्टर बाय चैप्टर है, एक एक लंबी पूरी घटना है, वो पूरा विस्तृत विवरण है, जिसमें यह है कि वहाँ जहाँ वो थे, शाक्य वंशी थे और एक कौलिय वंशी संभवतः वो नाम है, उनके बीच विवाद चलता था। और फिर उस विवाद में, चूँकि वो युद्ध को टालना चाहते हैं बुद्ध, तो फिर उसी में ये होता है कि ठीक है, समाज बैठता है और कहता है कि नहीं, तुमने समाज के साथ गद्दारी की है, दंडित किया जाएगा। और दंड में यह था कि मृत्यु दंड या फिर यहाँ से निष्कासन, राज्य से निकाला। तो कहते हैं ठीक है, और वो घर जाते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, पत्नी से भी मिलते हैं, और फिर वो घर छोड़ते हैं। और विधिवत उसमें वर्णन है कि कैसे कैसे वो गए हैं, कहाँ पर उन्होंने वो जो वस्त्र त्याग उन्होंने किया है या सिर मुंडवाया है या जो कुछ भी उनका, वो सब कुछ वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए हैं, ऋषि भारद्वाज या मुनि भारद्वाज जो भी कह लीजिए। फिर भृगु मुनि के आश्रम में गए हैं, फिर वहाँ से अलार कलाम नाम के एक गुरु संत के पास गए हैं, और इन सब से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो यहाँ आए हैं
मगध में। और चूंकि मगध उस समय आप समझ लीजिए कि बहुत सारी विचारधाराओं का केंद्र था, एक से एक आजीवक संप्रदाय के यहाँ पर मुख्य लोग थे, जैन संप्रदाय आपका यहाँ पर फल फूल रहा था, बौद्ध धर्म का यहाँ पर हुआ, और ये सभी समझ लीजिए कि ये भारत के सभी नास्तिक दर्शन हैं मोटे तौर पर। और उस समय मगध में ये तमाम विचारधाराएं तेजी से बढ़ रही थी, तो वो मगध आते हैं। और फिर ये कहानी तो बुद्ध एंड हिज धम्म, आज भी उसको वो जो कहानी है, मैं कोशिश करता हूँ कि चैनल पर कुछ भी हो, चूँकि उसको लोग देखते हैं और आपकी विश्वसनीयता इस पर रहती है कि आप कितने प्रामाणिक तरीके से किसी चीज़ को रखते हैं। तो हमने वहीं से कोई भी, जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ, और बल्कि कई बार तो मैं क्रॉस उसका ये करता हूँ कि चेक, जैसे क्रांतिकारियों पर है तो सिर्फ एक किताब से नहीं, एक से अधिक किताबों में इस घटना पर क्या लिखा हुआ है, और फिर उन क्रांतिकारियों के परिजनों से मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी जानकारी में ये क्या है। कुछ जो शोधार्थी हैं जो इस मामले में खास तौर पर जो काम करते हैं, वो सुधीर विद्यार्थी जी हैं, खुद जगमोहन सिंह जी हैं, भगत सिंह के भांजे, इन लोगों का अच्छा रिसर्च है। तो इन लोगों से भी, या फिर तमाम क्रांतिकारियों के परिजनों से जिनसे लगभग मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन लोगों से भी पता चल जाता है। क्रॉस करके ही हो सकता है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि 1-2% उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक, जितना अधिक उसको सही ढंग से पेश किया जाए। अच्छा, एक सवाल और है, क्या 2 जनवरी का दिन हसपुरा वासियों के लिए बड़ा खास होता है? क्या है ये, क्यों महत्वपूर्ण हो गया है 2 जनवरी? मैं जब से मुझे होश आया, मैंने देखा कि 2 जनवरी में मुझे ले जाया जाता था बचपन से ही, और वहाँ जब मैं जाता था पता चलता कि सारे लोग अपना इसी तरह से आते हैं और अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। आप खुद गए हैं तो वो एक अलग है। वो फुटबॉल मैच होता है, शहीद रामरूप मेहता का, हाँ, फुटबॉल मैच होता है। वो शहीद रामरूप मेहता का जन्म दिवस है। उनकी शहादत के बाद उनके साथियों ने ये किया था। मूल प्रेरणा में थे कर्पूरी ठाकुर, जो उनके नज़दीकी साथी थे। तो उन्होंने कहा था कि रामरूप मेहता की यादें मिटनी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को समाज याद रखेगा तो समाज को एक रास्ता मिलता रहेगा, रोशनी मिलती रहेगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो उनके साथियों ने तय किया कि ठीक है, तो उनकी जयंती मनाई जाए। तो जयंती सिर्फ फूल माला दे करके 2 मिनट में आदमी चला जाए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कार्यक्रम रखा जाए। तो फुटबॉल मैच का उन्होंने आयोजन किया। ये 80 में 16 मार्च 1980 को उनकी शहादत हुई थी। और फिर 2 जनवरी 1981 से उनके हाई स्कूल में तलाशा गया, तो हाई स्कूल में 2 जनवरी 1936 डेट ऑफ बर्थ में था। अच्छा, ये हसपुरा हाई स्कूल का रिकॉर्ड, हाई स्कूल से रिकॉर्ड निकाला गया। हालांकि बाद में उनकी डायरी वगैरह पर भी ये हमने देखा कि अंकित है, लेकिन उनके साथियों ने बताया कि हम लोगों ने हाई स्कूल से निकाला था। 2 जनवरी 1936 उसमें दर्ज था। शुरुआत उनके साथी लोग किए थे? हाँ, उनके साथियों ने किया था। और 2 जनवरी 1981 से ये जो मेरी जानकारी है, ये समारोह हो रहा है। और अब तक ये 45 साल हो गए। मैंने तो जब से, चूँकि मैं तो बहुत बाद से उसको देखना शुरू किया, ठीक ना, तो देखा कि अच्छा ये होता है। बहुत अच्छी भीड़ होती है वहाँ सुने। हाँ, वो समझ लीजिए कि मगध का अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है, अनूठा समारोह है कि किसी जयंती समारोह में, चूँकि आज की तारीख में आप कहीं कोई फुटबॉल मैच करवा लीजिए, कोई 1000 लोग भी अगर इकट्ठा हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वो हम नहीं देखा है कि भीड़ इकट्ठा। क्रिकेट के नाम पे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन फुटबॉल के नाम पे उतनी भीड़। और साधारण टीमें रहती हैं, कोई बहुत बड़ा ये भी नहीं, कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। 2 जनवरी ऐसा है ना कि धीरे धीरे कई चीज़ें जो हैं वो परंपरा में शामिल हो जाती हैं। 2 जनवरी जो अब है वो एक समारोह नहीं है, वो हसपुरा के लिए या उस पूरे इलाके के लिए एक परंपरा। आपके दाऊदनगर से ढेर सारे सैकड़ों लोग यहाँ से भी जाते हैं हर साल। तो वो एक परंपरा है वहाँ के लिए कि 2 जनवरी को वो हर पीढ़ी नई पीढ़ी को सिखा रही है। हमें लगता है कि 2 जनवरी से ही नए वर्ष का शुरुआत। हाँ, वो जो है ना, वहाँ की शुरुआत 2 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है। और फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जुड़ा रहता हूँ। 2 जनवरी से मेरा बस इतना ही रिश्ता है कि उस घर में मेरा जन्म हुआ। और दूसरा रिश्ता ये है कि मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में है, मैं उससे अधिक उसमें नहीं हूँ। आप 1981 से लेकर के और 2025 तक का कार्ड वगैरह भी देखेंगे, मेरा नाम एक जगह भी नहीं मिलेगा, कभी भी किसी कार्ड पर भी मेरा नाम दर्ज नहीं होगा, क्योंकि मैं उसमें आयोजन समिति में कभी नहीं रहा। हाँ, मैं रहता हूँ एक, जैसे बाकी तमाम लोग इकट्ठा होते हैं वैसे मैं भी रहता हूँ। कभी हम लोग आपका पोस्ट जब देखते हैं तो उस पर आप बड़ा बेबाक राय रखते हैं हिंदू और मुस्लिम के प्रति। हिंदुओं के त्यौहार में लिखते हैं दिवाली मुबारक, और मुस्लिमों के त्यौहार में लिखते हैं ईद की बधाई, ईद की शुभकामनाएं।
और दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? कभी आपको इस बारे में डर नहीं लगा कि कोई बात, क्योंकि कबीर जैसा सोच रखना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। नहीं, डर वाली तो कोई बात नहीं, इतनी आज़ादी तो हमारे देश में है ही कि हम बोल पाएँ। हालांकि इस आज़ादी पर, बोलने की आज़ादी पर या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोज़ खतरे की बात भी उठ रही है, लेकिन फिर भी हमें बोलना चाहिए, इतना जोखिम लेना चाहिए। हम लोग अभी क्रांतिकारियों की चर्चा कर रहे थे, देश के लिए, देश को खूबसूरत बनाने के लिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेज़ गए और वो भगत सिंह ने कहा था ना कि गोरे जाएंगे भूरे आ जाएंगे, तो ये आज़ादी थोड़े ही है। आज़ादी का मतलब कि हम सबको कितनी आज़ादी का हम लोग महसूस आज़ादी को कर पा रहे हैं। उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों के समय में तुरंत प्रेस बंद करा दिए जाते थे, अखबार बंद करा दिए जाते थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत अधिक अंकुश था, तो वो उससे हमें आज़ादी जब मिली है तो हमें ये करना चाहिए। और मैं ये नहीं करता हूँ, मेरे लिए जैसे देखिए, मुबारक और बधाई ये समानार्थी शब्द है, इसमें कुछ ये नहीं है। ये फ़िरका परस्ती में हम भाषाओं को बांटते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है कि ये उर्दू आप विशुद्ध हिंदुस्तान की भाषा है, उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है, उसका यही जन्म हुआ। और उर्दू और हिंदी को अगर आप अलग करके कोई आदमी कहे कि मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा जिसमें उर्दू नहीं हो, या उर्दू वाला कोई कहे। मेरा पूछने का कारण इसलिए है कि पहले मुंशी प्रेमचंद की हम बात करते हैं तो उर्दू में ही लिखते थे, उर्दू उनका फेवरेट विषय रहा है। लेकिन आज के दौर में इसको भाषाई तौर पर धर्मों में बाँट दिया गया है। उर्दू है, ये मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए है, हिंदी है, हिंदू धर्म के लिए है। इसलिए मैंने पूछा कि आप दोनों के पर्व त्योहारों पे इस तरह से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। एक प्रश्न आपसे और है, आप भगत सिंह पे काफ़ी रिसर्च किए हैं। उस समय का समाजवाद और अभी के समाजवाद में क्या अंतर आप देखते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सामंतवाद के वो खिलाफ थे। आज के दौर में देखते क्या है कि जो समाजवाद को आगे लेकर के आते हैं, समाजवाद को अपना सीढ़ी मानते हैं, आते हैं उसको लेकर, बट होता क्या है कि फिर वही सामंतवादी हो जाते हैं। हाँ, ये बात है। इस पे आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समाजवाद वही है जो उस समय था, उसको अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो अलग चीज़ है। समाजवाद का मतलब है कि आप कितना अधिक समता पर आधारित समाज बनाते हैं, जिसमें अधिकतम लोगों को आगे बढ़ने का अवसर समान मिले। ये असली चीज़ है कि जैसे मेरा भी बच्चा जो पैदा हो तो उसको भी उतना अवसर मिले जितना कि आपके बच्चे को आगे। उस समय का समाजवाद और अभी के समाजवाद के बारे में हम जानना चाहते हैं। समाजवाद एक ही होता है, अंतर आया तो होगा कुछ, क्योंकि मैं नौ सामंतवादियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि सामंतवादी जो व्यक्ति हो गए हैं, समाजवाद को अपना सीढ़ी मानकर चले, लेकिन वो सामंतवादी होते जा रहे हैं। नहीं, तो ये इसको छद्म समाजवाद आप कह सकते हैं कि वो समाजवाद के नाम पर सिर्फ उनको वोट के लिए या अपने स्वार्थ के लिए समाजवाद का वो नाम ले रहे हैं। समाजवाद तो एक ही चीज़ है कि हम परस्पर समानता की भावना कितना रख पाते हैं, जितना अधिक संभव हो। ये संभव नहीं है कि सबकी संपत्ति बराबर, एक पीढ़ी के लिए बराबर भी कर दीजिए तो अगली पीढ़ी में फिर कम अधिक हो जाएगी। लेकिन जितना अधिक संभव है समानता, वो और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले। एक ऐसा नहीं कि एक बच्चा पढ़ रहा है ऐसे स्कूल में कि जिसमें तमाम सारी सुविधाएं, एक बच्चे के स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक आदमी को पेट में एकदम तमाम मेहनत करने के बाद खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और एक आदमी है जिसको डायबिटीज के चलते डॉक्टर ने कह दिया कि अब मत खाओ, या इतना अधिक वो खाता है, या इतना अधिक उस पर खर्च है उसके निजी जीवन पर जिससे 50 आदमी खा पी सकते थे रोज। ये गलत है, ठीक ना। समाजवाद तो हमेशा एक ही रहा। वो भगत सिंह ने जो सपना देखा हो, राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा हो, या फिर जेपी ने जो सपना देखा, या रामरूप मेहता ने जो सपना देखा, समाजवाद एक ही होता है। और हर समाजवादी ने कहा, सबसे पहले इसीलिए गरीबों मजदूरों की बात की, किसानों और मजदूरों की बात की। भगत सिंह तक ने उस समय भी सबसे बार बार कहा था कि हमारा जो असली मकसद है वो आम जनता को, खास करके किसानों और मजदूरों को शक्ति प्रदान करना है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि आम जनता को राजनीतिक ताकत देना ही क्रांति है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आम जनता मतलब क्या? आम जनता मतलब वो जो 80% आबादी है, मजदूर, जो खेतों में है, कारखानों में है, जिनकी बात कभी नहीं होती। और आज हम लोग
आंकड़ों पर देश को विकसित बना रहे हैं, या समाज को और बिहार को या बाकी चीज़ों को विकसित बना रहे हैं कि हमारा जीडीपी इतना हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हो गई। उस किसान के जीवन में कितना फ़र्क आया? क्या उसके बच्चे आज बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं? क्या हमारा जो मजदूर है वो पौष्टिक भोजन ले पा रहा है? क्या उसकी पत्नी का सही ढंग से प्रसव हो रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी आपकी अर्थव्यवस्था है नहीं है, वो सब जाए भाड़ में, उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो किसान जो खेत में काम करता हुआ वो अपनी ज़िंदगी में अगर बदलाव महसूस नहीं करता है। समाजवाद, हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्रश्न भी किए थे, आया था प्रश्न कि समाजवाद, ये प्रश्न मेरा नहीं है क्योंकि मैं जब किसी का पॉडकास्ट करता हूं तो सोशल मीडिया पे भी डालता हूं, तो उनका एक प्रश्न था कि समाजवाद धीरे धीरे जातिवाद में बदलता जा रहा है। उनका कहना था कि इस बात पे आप हमारे तरफ से प्रश्न पूछिएगा कि इस पे वो क्या सोचते हैं कि समाजवाद जातिवाद में बदलता जा रहा है। नहीं, समाजवाद में जातिवाद नहीं, आप इससे समझिए छद्म समाजवाद। फिर यहाँ मैं कहूँगा कि छद्म समाजवाद अलग है, समाजवाद अलग। समाजवाद का ढोंग लेकर तब आए थे। छद्म समाजवाद का भगत मतलब सिंह को देखिए, भगत सिंह का जो परिवार है, उनका परिवार का सरनेम था संधू। संधू उन्होंने अपने नाम से हटा दिया। सुखदेव, उनका पूरा नाम था सुखदेव थापर, उन्होंने हटा दिया अपने नाम से। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद का नाम कभी चंद्रशेखर तिवारी नहीं लिखा। आज ज़बरदस्ती लोग बनाने पर तुले हुए हैं। ये उनके किसी क्रांतिकारी साथी ने कभी ये दुस्साहस नहीं किया, ये जुर्रत नहीं की कि उनके नाम को चंद्रशेखर आज़ाद को हम तिवारी बना दें। आज ये गंदगी फैलाई जा रही है कि उनको एक जाति का आदमी बताया जा रहा है। वो देश की अमानत है। चंद्रशेखर आज़ाद देश के गौरव हैं और वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। उन्होंने खुद आज़ाद हर जगह, उनकी जो चिट्ठियाँ हैं, उनके तमाम साथियों के संस्मरण हैं वहाँ, वो है। हालांकि उनका आज़ाद किस्सा जुड़ने का अलग था, उनका समाजवाद से नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपना सरनेम तिवारी या जो उनके पिताजी का सरनेम था सीताराम तिवारी, वो अपने साथ उन्होंने कभी नहीं जोड़ा। लोहिया ने लिखा है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि नाम में या शरीर के वेशभूषा में कोई ऐसी पहचान धारण न करे जिससे कि वो किसी खास जाति या धर्म का लगे। ये लोहिया का है। आप भगत सिंह से देख रहे हैं कि भगत सिंह वहाँ से चले हैं, यही चीज़ लोहिया कह रहे हैं। जेपी ने अपना नाम रखा जयप्रकाश। आप बताइए कि कैसे, उनकी कौन सी जाति है? बाद में जो उनके फर्जी चेले आए, जो ये नाम समाजवाद का नाम लेकर के जिन्होंने सिर्फ अपनी रोटी सेकी, उन लोगों ने इसे जातियों में बांट दिया या जाति का पर्यायवाची शब्द बना दिया। समाजवाद ये नहीं है कि आप किसी वो बिल्कुल ही, वो तो स्वार्थ वाली बात हो गई ना कि आप हमारा स्वार्थ कैसे, तो वहाँ हम समाजवाद का नाम ले लें तो हम समाजवादी हो गए, हम कम्युनिस्ट का कहीं नाम ले करके कम्युनिस्ट हो जाएं। ठीक न, जहाँ पर फ़ायदा नज़र आए वहाँ पर हम कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, जहाँ पर अलग तरीके से फ़ायदा लेना रहे वहाँ फिर हम लोग कहीं कुर्मी हो जाएँ, कोयरी हो जाएँ, और वहाँ पर ब्राह्मण हो जाएँ, राजपूत हो जाएँ। तो ये तो अपने स्वार्थ वाली बात हो गई। उनका ये प्रश्न था कि आपने कम्युनिस्ट का नाम लिया, तो उनका कहना था कि समाजवाद के नाम पर समाजवाद सिर्फ कम्युनिस्टों में बचा हुआ है। ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं है। और जो देखने के लिए मिलता है केरला में है, ढेर सारे राज्यों का भी नाम है उसमें। ढेर सारे ऐसे लोग आज हैं जो कम्युनिस्ट हैं और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, वो नाम लेते हैं कम्युनिज्म का, लेकिन उनके आचरण में कम्युनिज्म नहीं है। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए मनमथनाथ गुप्त, उनको काकोरी में सजा हुई थी और वो बहुत अच्छे लेखक भी है। उनकी एक किताब पढ़िएगा, उस किताब का नाम है क्रांति प्रतिक्रांति। किताब का नाम है क्रांति प्रतिक्रांति। उस किताब में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो उन्होंने लिखा है छद्म कम्युनिस्ट, फर्जी कम्युनिस्ट, और पूरी किताब में बार बार इस शब्द को लिखा है भारतीय कम्युनिस्टों के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगे, भगत सिंह के कई साथी बने थे कम्युनिस्ट, लेकिन जिनका भी हम लोग नाम ले रहे थे, सदाशिवराव मलकापुरकर और भगवान दास महर, ये इन लोगों ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था कुछ क्रांतिकारियों कहने पर, लेकिन इन्होंने 2 ही साल में छोड़ दिया था, नहीं कम्युनिस्ट रहे थे छद्म के कारण। तो हम लोग कम्युनिस्ट के विरोध में यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनको लगा होगा कि कोई ऐसा, लेकिन ऐसा आरएसएस में लोग आपको मिल जाएंगे जो अपना सर्वत्यागी बन करके और जीवन खपा रहे हैं कि हाँ हम अपनी विचारधारा के लिए
कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन खपाते हैं, कम्युनिस्टों में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, समाजवादियों में हैं, कई कांग्रेसी ऐसे थे। जेपी का एक मूवमेंट चला था, उसमें ये प्रण कराया जाता था, प्रण करते थे दंपति कि हम अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे। और ऐसे कई लोगों से मैं मिला जिन्होंने जेपी के समय में ये प्रण किया था कि हम अपना देश जीवन के नाम देते हैं। खुद जेपी भी उसमें शामिल थे, जेपी और जयप्रभा जो उनकी पत्नी थी, इन दोनों ने मिलकर तय किया था कि हम दोनों संतान अपनी पैदा नहीं करेंगे। और फिर कई ऐसे दंपति इनके प्रभाव से और आज आजीवन उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। तो ऐसे लोग भी हैं, वो किसी खास एक विचारधारा के लोग ऐसा थोड़े हो सकते। एक फिल्म आई थी मांझी द माउंटेन मैन, उसमें उनकी बेटी का एक किरदार दिखाया गया था, दशरथ मांझी जी के बेटी का किरदार दिखाया गया था, राजकुमारिया करके। और उनकी बेटी का असली नाम था लौंगिया देवी, जो अंतिम समय में गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। और आप गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उन लोगों से मिलने गए थे। उसके बाद आपने उस खबर को चलाया था, फिर देश की मीडिया उसको अच्छे से खबर चलाई। उसके बाद क्या हुआ, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। दरअसल मैं पटना से गया था, वहाँ गया, अब तो गया जी, तब के गया में। और मैं गया ही था इस मकसद से कि कुछ खास लोगों से मिलना था और कुछ खास जगहों पर जाना था, द फ्रीडम के लिए ही वीडियो वगैरह बनाने, कुछ अपना निजी रिश्तों से में भी जो परिचित थे उनसे मिलने। तो फिर दशरथ मांझी के यहाँ भी जाना था, ये पहले से तय था, उनके घर पर भी, और जहाँ उन्होंने पहाड़ तोड़ा था जो वो। तो हमारे साथ थे हमारे साथी हैं फिल्म मेकर धर्मवीर भारती जी, वो। तो हम लोग वहाँ गए पहले दशरथ मांझी के घर पर, वो झोपड़ी नुमा घर था, और एक झोपड़ी में कभी कभी कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं घुस गया उसमें, और भारती जी कैमरा पर थे, वो भी पीछे से गए। तो पता चला कि ये दशरथ मांझी की बेटी है। फिल्म में जो राजकुमारिया का जो आया है किरदार, वो वास्तव में उनका नाम लौंगिया देवी है, और वो विधवा हो गई थी कम उम्र में। तो फिर जो बाबा थे दशरथ मांझी, वो बाबा दशरथ मांझी अपने घर अपनी बेटी को लाए और वहीं अपने पास ही वो रखे थे। फिर दशरथ मांझी भी गुजर गए। तो बेहद गरीबी में ये परिवार था, और वो लौंगिया देवी वो करा रही थी और मौत का इंतज़ार कर रही थी। उनका शरीर तप रहा था। हमने बातचीत करने की थोड़ी बहुत कोशिश की, वो द फ्रीडम पर आप जाएंगे तो वो वीडियो मौजूद है। वो माने मौत का इंतज़ार एक तरह से जो करना होता है ना, और कोई देखने वाला नहीं, एक सिंगल व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, न उनके घर के, न पड़ोस के, न ससुराल पक्ष के, न मायके पक्ष के, न उनका गोतिया या उनका बेटा बेटी, कोई भी वहाँ पर नहीं था। वो अकेले बस तड़प रही थी खाट पर। तो हमें ये बहुत विचलित करने वाला दृश्य था। हमने चलाया, और जब चलाया तो बाकी मीडिया तक भी, ये जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उन तक भी बात पहुंची। उन लोगों ने भी उसी वीडियो के हवाले से फिर वो खबर चलाई थी, और खबर चलाने के बाद सरकार हरकत में आई। आमिर सुबहानी उस समय गृह मंत्रालय में प्रधान सचिव थे संभवतः, और उन्होंने कमेंट उस वीडियो पर आकर के, द फ्रीडम के उस वीडियो पर आकर के उन्होंने कमेंट किया कि जानकारी देने के लिए शुक्रिया, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, और लौंगिया देवी को इलाज मिलेगी। उस तरह से उनका वो आप देखेंगे वो कमेंट था। तो फिर और सचमुच मैं अभी गया में ही ठहरा हुआ था। अगले दिन वहाँ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराया गया। हालांकि वो हो जाता है ना सरकारी जो सिस्टम, उन्होंने फ़ोन किया डीएम को, डीएम ने कहा सिविल सर्जन को, सिविल सर्जन ने कहा, और नीचे वाले को वो फिर किसी और को कहा, फिर एम्बुलेंस ड्राइवर जा कर के ले आया, यहाँ भर्ती कराया गया। अब ये किसी को पता नहीं कि जब मैं देखने गया था वहाँ हॉस्पिटल में भी, तो वो लोग परेशान थे, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल वालों की ये चिंता थी कि यहाँ से मरीज़ किसी तरह जल्दी हटे कि हमारे सिर से बला टले, ऐसी भावना थी। और जल्दी ही उनको रेफर के नाम पर वहाँ से हटा दिया गया। परिवार के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो दूर ले जाते। वो भी हमने इंटरव्यू किया था उनके परिवार वालों से। और फिर वो जब रेफ़र कर दिया गया वहाँ से, तो फिर वापस घर लेकर के लोग चले आए, और कुछ ही दिन के बाद, मुझे लगता है कि 5 दिन 10 दिन के बाद फिर उनका निधन हो गया, या शायद 2-4 दिन के बाद ही वहाँ से लौटने के बाद। तो ये कहानी तो थोड़ा सा ये तो लगता है कि हाँ हमने खबर चलाई तो उनका इलाज हुआ, लेकिन उसका कुल हासिल क्या हुआ आखिर कुछ हो नहीं पाया। हमारे इतना तो हुआ कि आपके खबर से
हॉस्पिटल तक पहुंच सकी? नहीं, हमने ये कई चीज़ों पर ये किया, जैसे द फ्रीडम पर हमने कई ऐसे वीडियो चलाए जिन क्रांतिकारियों के बारे में लोग नहीं जानते थे, जिन जगहों के बारे में नहीं जानते थे। जैसे अभी मैं आगरा गया हुआ था, आगरा HSRA का मुख्यालय रहा है, वहाँ 3 उनका दफ्तर था HSRA का, भगत सिंह के दल का। और आगरा को सिर्फ वो ताजमहल के लिए लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ लोगों ने पहली बार जाना कि अच्छा भगत सिंह का से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें हैं। अब सुना है कि उन मकानों पर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है जहाँ जहाँ हमने ये दिखाया कि ये सब थे। तो ये तो हैं बातें कि उन लोगों पर। अच्छा, एक सवाल है कि अभी मुझे जैसा कि पता चला है कि आप कॉलेज खोल रहे हैं। कॉलेज खोल रहे हैं, कॉलेज का एफिलिएशन कहीं से? हाँ, 2 चीज़ें इसके बारे में हाँ, बताइए। 2 इसमें शब्द है। एक है कि आप खोल रहे हैं और दूसरा कॉलेज खोल रहे हैं। पहला कि मैं भी उस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खोल नहीं रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कई सारे लोग हैं और वो पूरा हसपुरा इलाके का वो कॉलेज है। कहाँ पे है अभी? ये बिरहारा गांव है, हसपुरा प्रखंड में, जो कि मेरा गांव भी वही है। तो वहाँ पर ये कॉलेज है। और कॉलेज मुझे लगता है कि ये पूरे हसपुरा प्रखंड या उसके अगल बगल जितने भी युवा हैं, जिन्हें जो आगे शिक्षा लेंगे, या जितने अभिभावक हैं, जितना शिक्षा के प्रति जो लोग लगाव रखते हैं या जो अपने इलाके का भला सोचते हैं, वहाँ उन सबका ये कॉलेज है। मेरा कॉलेज नहीं है और मैं नहीं खोल रहा हूँ। मैं भी किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ उस कॉलेज से। और दूसरी बात, खोल रहे नहीं, कॉलेज खुला हुआ है, एफिलिएशन मिल चुका है। कॉलेज काफ़ी दिनों से ये था, प्रोसेस में था और एफिलिएशन मिल गया इसी सत्र से। मतलब ये 25-29 का ये सत्र चल रहा है। तो साइंस और आर्ट्स दोनों फैकल्टी में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, उस कॉलेज को खुलवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा आदरणीय कुलपति जो मगध यूनिवर्सिटी के हैं, प्रोफेसर SP शाही जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। और ये इसलिए भी देखिए, महामानवों की एक अलग नज़र आती है और मैं मानता हूँ कि उनकी नज़र बहुत ही बड़ी है। उन्होंने देखा कि महसूस किया कि यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों ने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि जो इसकी शर्तें हैं, जो कुछ भी कॉलेज, वो पूरा कीजिए, हमारी तरफ से कोशिश होगी। और फिर यूनिवर्सिटी के भी और शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा निदेशालय के तमाम अधिकारियों ने भी, शिक्षा मंत्री का भी अनुशंसा उसमें ज़रूरत पड़ती है तो उन्होंने भी की। तो उन सब का योगदान मिला। तो इस सत्र से नामांकन शुरू है? हाँ, नामांकन चल रहा है। BA और BSc में नामांकन चल रहा है। वो मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी उसका नाम दर्ज है। और ये है, मैं सिर्फ उसमें किसी रूप से जुड़ा हूँ, ढेर सारे लोगों की तरह। वो न तो मैंने खोला है और ना ही वो खुल रहा है वाली जो बात है, वो ऑलरेडी वो पास्ट टेंस है। मतलब सुधीर सिंह शिक्षा से शुरुआत किए कैरियर को, अध्यापन से, और फिर से शिक्षा से जुड़े रह गए, शिक्षा में ही हैं अभी। अगर और भी शहीदों के बारे में विशेष रूप से जानना है, विस्तृत रूप से जानना है, तो आप द फ्रीडम चैनल है, एक बार देखिए। उस पर लगभग जो गुमनाम शहीद हैं, खास करके उनके जीवन परिचय आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए इतना समय दिए। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, कैमरा पर हैं गुंजन जी, नितेश, और सहयोगी हैं संकेत सिंह जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।